पिछले हफ्ते से मैं एक अजीब सी परेशानी में फंसी हुई हूँ। जब से अस्पताल से लौटी हूँ मैं अपने आप से नज़रें नहीं मिला पा रही हूँ। इतनी शर्मिंदगी और बेचैनी मुझे कभी महसूस नहीं हुई थी। मेरे मोहल्ले में रहने वाले मेरी दोस्त अंजलि ने मेरा हाल देखा और तुरंत समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने पूछा, क्या हुआ सविता, इतनी परेशान क्यों हो? मैंने बोला, कुछ नहीं यार, बस थोड़ी तकलीफ़ है। मैंने टालने की कोशिश की। अंजलि ने मुझे गौर से देखा और कहा, तुम्हें एक बार डॉक्टर मेहरा से मिलना चाहिए। वह स्त्री रोग विशेषज्ञ है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। हमारे इस छोटे से कस्बे में महिलाओं को पुरुष डॉक्टरों को पेश जाना अच्छा नहीं लगता था। सुनील, मेरे पति हमेशा चाहते थे कि मैं सिर्फ महिला डॉक्टर के पास ही जाऊं, लेकिन हाल ही में डॉक्टर मेहरा का नाम हर ओर गूंजने लगा था। उसके पिता भी प्रसिद्ध चिकित्सक थे और उनके निधन के बाद उनके बेटे ने क्लिनिक संभाल लिया था। धीरे धीरे लोगों का विश्वास जीत लिया था। उन्होंने हमारे क्षेत्र में वही एकमात्र अनुभवी स्त्री रोग विशेषज्ञ थे। लेकिन सुनील क्या कहेंगे? मैंने चिंतित होकर पूछा, तुम्हारी सेहत ज़्यादा ज़रूरी है या सुनील की सोच? अंजलि ने मुझे झिड़का, कम से कम एक बार जाकर देखो तो सही। 2 दिन तक मैं अपने मन से जूझती रही। आखिरकार दर्द असहनीय हो गया और मैं सुनील से बात की। उन्होंने पहले तो आनाकानी की, फिर मेरी हालत देखकर राजी हो गए। अगले दिन अंजलि मुझे अपने स्कूटर पर बिठाकर डॉक्टर मेहरा के क्लिनिक ले गई। इंतजार की कतार में बैठी हुई मैं अपने पसीने से तरबतर हो रही थी। प्रतीक्षा कक्षा में कई महिलाएं बैठी थी। अंजलि ने मेरा हाथ थामते हुए कहा, अरे सविता, इतना मत घबराओ, बस 2 मिनट की बात है। वो सिर्फ तुम्हारी समस्या सुनेंगे और दवा दे देंगे, और वैसे भी वे बहुत सम्मानजनक तरीके से पेश आते हैं। मेरे नंबर का इंतज़ार करते करते मेरा दिल धड़क रहा था। 1 घंटे बाद आखिरकार मेरा नाम पुकारा गया और मैं अंदर गई। डॉक्टर मेहरा 40 के आसपास के एक सौम्य से व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे देखते ही पूछा, नाम क्या है आपका और उम्र कितनी है? मैंने हकलाते हुए कहा, मेरा नाम सविता है और मेरी उम्र 33 साल है। फिर डॉक्टर मेहरा ने पूछा, क्या परेशानी है आपको? उन्होंने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। मैं नर्वस होकर अपने साड़ी के पल्लू से खेलने लगी। डॉक्टर साहब, वो मुझे मैं ठीक से शब्द नहीं निकाल पा रही थी। आप आराम से बताइए, उन्होंने धीरज से कहा। मैंने गहरी सांस ली और बोली, डॉक्टर साहब, मुझे नीचे जलन हो रही है और कुछ दिन से बहुत दर्द भी है। उन्होंने अपनी डायरी में कुछ लिखते हुए कहा, यह जलन कब से है? मैंने शर्माते हुए कहा, लगभग 1 हफ्ते से है। फिर उसने बोला, और क्या आपको पहले कभी ऐसी समस्या हुई है? नहीं, पहली बार हुई है। उन्होंने एक क्षण मुझे देखा और फिर कहा, देखिए, मुझे आपको चेक करना होगा ताकि सही समस्या पता चल सके। नहीं डॉक्टर साहब, मैंने तुरंत कहा। मेरा चेहरा लाल हो गया था। क्या आप बस दवा दे सकते हैं? देखिए सविता जी, बिना जांच के मैं सही दवा नहीं दे सकता। हो सकता है आपको कोई संक्रमण हो या कोई अन्य समस्या। सही इलाज के लिए जांच जरूरी है। मैंने अंजलि की तरफ मदद के लिए देखा, जो प्रतीक्षा कक्ष में रह गई थी। मैं अकेली थी और पसीने से तरबतर। सविता जी, डॉक्टर मेहरा ने धीरे से कहा, मैं समझता हूँ आप शर्मा रही हैं, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरा केवल आपका इलाज करना है। अगर आप चाहें तो मैं एक नर्स को अंदर बुला सकता हूँ। मैंने अपने हाथों को मरोड़ते हुए कहा, नहीं ठीक है। मुझे लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। डॉक्टर मेहरा ने मुझे एक अलग कमरे में जाने के लिए कहा, जहाँ एक पर्दे के पीछे एक बिस्तर था। उन्होंने मुझसे कुछ कपड़े
उतारने के लिए कहा और फिर खुद बाहर चले गए। मैं हाथों से काँप रही थी। मैं जो रंग की सलवार कमीज पहनी थी वह अचानक मुझे बहुत पतली महसूस हुई। जब डॉक्टर मेहरा वापस आए, उन्होंने दस्ताने पहने और मुझे बिस्तर पर लेटने को कहा। मैं जैसे तैसे वहां लेटी, अपने कपड़े को कसकर पकड़े हुए, जैसे वे उजड़ जाएंगे। रिलैक्स कीजिए, उन्होंने कहा, अभी मैं जांच करूंगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। यह मेरी सुहागरात की तरह था जब पहली बार किसी पुरुष ने मुझे इस तरह से देखा था। लेकिन वह सुनील था, मेरे पति। यहाँ मैं एक अजनबी के सामने थी, चाहे वह डॉक्टर ही क्यों ना हो। जांच खत्म होने के बाद डॉक्टर मेहरा ने मुझे वापस उनकी मेज के पास आने को कहा। वे कुछ देर चुप रहे, कुछ लिखते रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, सविता जी, आपको बहुत बड़ी संक्रमण है। क्या आपने हाल ही में कोई नया साबुन या इंटीमेट वॉश इस्तेमाल किया है? मैंने अपनी नज़रें नीचे रखते हुए झूठ बोला। हाँ, एक नया साबुन आया था मार्केट में। डॉक्टर मेहरा ने मेरी आंखों में देखा और मुझे ऐसा लगा जैसे वे मेरे झूठ को भांप गए हों। वे हल्के से मुस्कुराए, जैसे कह रहे हों कि वे सच जानते हैं लेकिन कुछ कहेंगे नहीं। देखिए, मैं आपको एंटीबायोटिक और एंटीफंगल क्रीम दे रहा हूँ। इन्हें 15 दिन तक इस्तेमाल करें। और हाँ, उन्होंने अपनी आवाज़ थोड़ी धीमी करते हुए कहा, इस दौरान पति के साथ शारीरिक संबंध से बचें। संक्रमण गंभीर है और फैल सकता है। मेरा चेहरा शर्म से और लाल हो गया। जी डॉक्टर साहब, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, और 2 हफ्ते बाद फॉलो अप के लिए आइएगा, उन्होंने पर्ची थमाते हुए कहा। मैं वहाँ से निकलकर अंजलि के पास आई, जो अभी भी मेरा इंतज़ार कर रही थी। क्या हुआ? उसने तुरंत पूछा। बाद में बताऊंगी, मैंने कहा। मैं अभी किसी से भी बात करने के मूड में नहीं थी। घर पहुंचकर मैंने सुनील को सब कुछ बताया कि मुझे संक्रमण है और हमें कुछ दिन के लिए दूरी रहना होगा। वे समझ गए और मेरी तकलीफ़ देखकर चिंतित हो गए। 15 दिन बाद मुझे काफ़ी राहत महसूस हुई थी, लेकिन फॉलोअप के लिए जाना अभी बाकी था। मैंने अंजलि को फ़ोन किया। अंजू, क्या तुम कल मेरे साथ फिर से डॉक्टर मेहरा के पास चलोगी? मेरा फॉलोअप है। अंजू बोली, अरे यार, मुझे माफ़ करना, मेरी बेटी की परीक्षा है। कल मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती। पर तुम्हें अब क्या डर? तुम तो जानती हो रास्ता, एक बार जा चुकी हो, अब तो आसानी होगी। अगले दिन मैं अकेले ही डॉक्टर मेहरा के क्लिनिक पहुंची। वेटिंग रूम में बैठकर मेरा दिल पहले से कुछ कम धड़क रहा था, पर फिर भी कुछ अजीब सी घबराहट थी। जब मेरा नंबर आया तो मैं अंदर गई। कैसा महसूस कर रही हैं अब? डॉक्टर मेहरा ने अपनी कुर्सी से उठकर पूछा। पहले से बेहतर हूँ, आपकी दवा से काफ़ी आराम मिला है, मैंने कहा। लेकिन कभी कभी अभी भी हल्का दर्द होता है, उन्होंने अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं ताकि सुनिश्चित हो जाए कि संक्रमण पूरी तरह ठीक हुआ है या नहीं। इस बार मैं पिछली बार की तुलना में कम शर्मिंदा थी। जब मैं जांच वाले कमरे में गई, वहां एक नर्स भी मौजूद थी। डॉक्टर मेहरा ने आदत के अनुसार दस्ताने पहने। सविता जी, क्या आप तैयार हैं? उन्होंने पूछा। मैंने हल्के से सिर हिलाया। फिर उन्होंने नर्स से कुछ फाइल लाने के लिए कहा और जैसे ही नर्स कमरे से बाहर निकली, डॉक्टर मेहरा ने धीमे स्वर में कहा, मुझे लगता है मुझे पता है आपकी समस्या किस कारण हुई, लेकिन मैं यह सलाह दूंगा कि आगे से ऐसा ना करें। मैं हैरान रह गई। क्या ना करूं? मैंने घबराकर पूछा। आप विवाहित हैं ना? उन्होंने बिना आंखें मिलाए पूछा। एक लंबी चुप्पी छा गई। यहाँ मैं अपनी कहानी में थोड़ा पीछे जाना चाहती हूँ।
और आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी कैसे हुई थी। मैं एक छोटे से गांव से हूँ जहाँ मेरे पिता छोटी सी खेती करते थे। मुझे पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन 18 साल की उम्र में ही मेरे माता पिता ने मेरी शादी सुनील से करवा दी, जो शहर में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। शादी के बाद मैं अपने गांव से इस कस्बे में आ गई। शादी के समय मुझे पति के बारे में कुछ कम जानकारी थी। मेरी माँ ने बस इतना ही कहा था कि जो पति कहे वही करना। मुझे यह भी नहीं पता था कि क्या सामान्य है और क्या नहीं। यहाँ आने के बाद मेरी अंजलि से दोस्ती हुई। वह मुझसे 5 साल बड़ी थी और शहर में पली बढ़ी थी। एक दिन जब मैं रो रही थी, उसने मुझसे पूछा, क्या बात है? मैंने शर्माते हुए बताया कि सुनील मेरे साथ बहुत जल्दी जल्दी काम निपटा लेते हैं और मुझे कुछ महसूस नहीं होता। अंजलि ने हंसकर कहा, अरे यह तो आम बात है, कई मर्द ऐसे ही होते हैं। फिर उसने मुझे अपने लैपटॉप पर कुछ वीडियो दिखाए जो महिलाओं के लिए थे। मैं चौंक गई। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था। क्या सभी इतना लंबा चलता है? मैंने अविश्वास से पूछा। अंजलि ने हंसकर कहा, लगता है तुम्हारे सुनील तुरंत मेल सेवा देते हैं। इसके बाद अंजलि ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि एक औरत को भी अपने आनंद का अधिकार है, कि शादी में दोनों का सुख महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मैं कितना कुछ मिस कर रही थी। सुनील बस अपना काम खत्म करके सो जाते और मैं जागती रह जाती। एक दिन अंजलि ने मुझे एक महिला पत्रिका दी जिसमें औरतों के सुख के बारे में लिखा था। उसमें बताया गया था कि जब पति से वह सुख ना मिले तो औरतें कैसे खुद को संतुष्ट कर सकती है। मुझे इससे एक नई दुनिया का पता चला। अंजलि ने मुझे इंटरनेट पर ऐसी साइट्स भी दिखाई जहां महिलाओं के लिए कुछ खास सामान बिकते थे। शुरू में मुझे अजीब लगा, पर धीरे धीरे मुझे समझ आया कि यह सब बहुत आम है। फिर जब सुनील काम पर होते या रात को जल्दी सो जाते तो मैं उन तरीकों से खुद को संतुष्ट करने लगी। लेकिन अनुभव की कमी और जल्दबाजी में मैंने ऐसे उपकरण का उपयोग किया जिससे मुझे चोट लग गई, और यही वह संक्रमण का कारण बन गया जिसके लिए मैं डॉक्टर मेहरा के पास गई थी। और अब डॉक्टर मेहरा ने मेरी आंखों में देखकर सब समझ लिया था। सविता जी, उन्होंने धीरे से कहा, ऐसी चीज़ों का उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, संक्रमण गंभीर हो सकता है। मैंने शर्म से सिर झुकाकर कहा, डॉक्टर साहब, सच बात बताऊं तो मैं बहुत परेशान हूँ। डॉक्टर मेहरा ने अपना चश्मा उतारते हुए कहा, मुझे विवरण नहीं सुनना है। मैं समझ सकता हूँ कि आप विवाहित हैं और शायद आपको वह संतुष्ट नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। मेरा चेहरा लाल हो गया, लेकिन डॉक्टर की समझदारी ने मुझे हिम्मत दी। हाँ बिल्कुल, यही बात है, मैंने कहा। क्या कोई उपाय है? मैं भी दूसरी औरतों की तरह अपने पति के साथ खुशहाल जीवन जीना चाहती हूँ। डॉक्टर मेहरा ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, देखिए, ईश्वर सब ठीक करेगा। मैं आपको एक चिकित्सक का कार्ड देता हूँ। आप अपने पति को उनके पास ले जाइए और आप 1 हफ्ते बाद फिर से मेरे पास आइएगा। क्या फिर से आना होगा? मैंने पूछा। हाँ, एक अंतिम जांच के लिए। अभी भी थोड़ा संक्रमण बाकी है। अगली बार मैं आपको एक बेहतर दवा दूंगा। मैं दवा लेकर घर आ गई और डॉक्टर की सलाह पर अमल करना शुरू कर दिया। लेकिन उस दिन से मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। डॉक्टर मेहरा की उपस्थिति, उनका व्यवहार और जब उन्होंने मेरा परीक्षण किया तब वह अनुभव, सब कुछ मेरे दिमाग में घूमने लगा। मैं जानती थी कि वह एक डॉक्टर हैं, एक पेशेवर, लेकिन वे भी तो एक इंसान हैं। उन्हें भी तो भावनाएं होती होंगी। उनकी
हल्की सी मुस्कान, उनकी आंखें, उनकी आवाज़, मैं चाहकर भी उन्हें अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। घर आने के अगले दिन मैंने अंजलि से कहा, अंजू, वो डॉक्टर मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा। और जब उन्होंने मुझे चेक किया तो मैंने अपनी बात पूरी नहीं कर सकी। अंजलि ने मेरी बात सुनकर पहले तो हंसी, फिर उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, मामला तो रोचक हो गया। क्या मतलब? मैंने शर्माते हुए पूछा। कुछ नहीं, उसने मुस्कुराते हुए कहा और अपने फ़ोन से एक वीडियो शेयर की। इसे देख लेना, शायद कुछ मदद मिले। अंजलि के जाने के बाद मैंने वह वीडियो देखी। उसमें एक औरत अपने पति के साथ होते हुए भी किसी और व्यक्ति की कल्पना कर रही थी। यह देखकर मेरे मन में भी कुछ ऐसे ही विचार उभरने लगे। उसके बाद जब भी सुनील मेरे पास आते, मैं आंखें बंद करके कल्पना करने लगती कि वह सुनील नहीं बल्कि डॉक्टर मेहरा है। ऐसे ही मैं अगले एक हफ्ते तक कल्पनाओं में खोई रही। अंतिम और तीसरे चेकअप का दिन आ गया। अंजलि, जो ऐसे मामलों में मेरी मार्गदर्शक थी, मेरे घर आई और बोली, सविता, इस बार तुम साधारण तरीके से नहीं जाओगी, आज तो एकदम खास तैयारी करनी है। क्या मतलब? मैंने अनजान बनते हुए पूछा। अंजलि ने अपने बैग से एक छोटी सी शीशी निकाली। देखो, यह फ्रांस से मंगवाया हुआ इत्र है। इसकी महक से ऐसी है कि कोई भी पुरुष अपना आकर्षण छिपा नहीं पाएगा। मैंने हैरानी से उस शीशी को देखा, पर मैं तो बस चेकअप के लिए जा रही हूँ। ओहो, अभी भी नासमझ बनी हुई हो, अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले एक अच्छी सी स्नान करो, फिर इसे अपने शरीर के विशेष अंगों पर लगाओ। तुम्हारी जो दिन रात याद सता रही है, उसे भी तो तुम्हारी महक का एहसास होना चाहिए ना। पर वो एक डॉक्टर है, मैंने कमज़ोर आवाज़ में कहा। और तुम एक औरत, अंजलि ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। क्या यह नहीं देखा तुमने कि उनकी नज़रें तुम्हें कैसे निहारती है? पेशेवर होने का मतलब यह नहीं कि वे पत्थर के बने हैं। मेरे अंदर कुछ हलचल सी हुई। मैंने अंजलि की सलाह मान ली और गुलाब जल से स्नान कर विशेष इत्र अपने पूरे शरीर पर, विशेषकर उन जगहों पर लगाया जहां अंजलि ने बताया था। क्लिनिक पहुंचकर मैं दुल्हन सी सज धज कर गई थी। एक लाल रंग की साड़ी पहनी थी जो मैंने शादी के बाद किसी विशेष अवसर पर ही पहनी थी। मेरे बालों में गजरा था और मैंने हल्का सा मेकअप भी किया था। प्रतीक्षा कक्ष में बैठकर मुझे अपने दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। इस बार मैं डर से नहीं बल्कि उत्सुकता से बेचैन थी। हर बार जब नर्स किसी मरीज को बुलाती, मेरा दिल धक से हो जाता। आखिरकार मेरा नंबर आया। मैं डॉक्टर मेहरा के कक्ष में प्रवेश की। मुझे देखते ही उनकी आंखों में एक चमक आई जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। सविता जी, कैसा महसूस कर रही हैं आप? उन्होंने अपनी कुर्सी से उठते हुए पूछा। आपकी दवाओं का चमत्कार है डॉक्टर साहब, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर भी उन्होंने अपनी आवाज़ में थोड़ी गहराई लाते हुए कहा, एक अंतिम जांच करना ज़रूरी है ताकि सुनिश्चित हो जाए कि संक्रमण पूरी तरह ठीक हो गया है। मैं जांच वाले कमरे में गई। इस बार आज़ाद महसूस कर रही थी, जैसे मैं नई सविता बन गई हूँ। डॉक्टर मेहरा ने अपने दस्ताने पहने और मुझे जांच बिस्तर पर लेटने को कहा। मैंने अपनी साड़ी का पल्लू ढीला किया और लेट गई। अंजलि की दी हुई इत्र की महक पूरे कमरे में फैल गई थी। मैं खुद भी इसके प्रभाव में आ गई थी। डॉक्टर मेहरा ने जांच शुरू की, लेकिन इस बार उनके हाथ में कपकपी थी जो मैंने महसूस की। वे भी इस महक के प्रभाव में आ गए थे। जब उन्होंने मुझे छुआ तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और
सांस रोक ली। मेरी कल्पनाएं जागृत हो उठी। इस बार कोई दर्द नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा सुखद एहसास। जांच खत्म होने के बाद भी मैं अपनी आंखें बंद किए लेटी रही, जैसे किसी सपने में खोई हुई हूँ। सविता जी, डॉक्टर मेहरा की आवाज़ ने मुझे वापस वास्तविकता में लाया। जांच पूरी हो गई है, आप उठ सकती हैं। मैंने आंखें खोली और देखा कि वे मुझे एक अजीब सी नज़रें से देख रहे हैं। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मैंने सुनील की आंखों में कभी नहीं देखा था। इन अनकही इच्छा, एक दबी हुई भूख। जब मैं कपड़े ठीक करने लगी तो मेरी नज़र क्षण भर के लिए उनके शरीर पर पड़ी और मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर दी। सुनील के मुकाबले डॉक्टर मेहरा का आकार कहीं अधिक प्रभावशाली था, यहाँ तक कि कपड़ों के भीतर से भी। मैं घर लौटी, लेकिन मेरे दिमाग में केवल डॉक्टर मेहरा का ही ख्याल था। मैंने अंजलि को सब कुछ बताया और हमने एक योजना बनाई। अंजलि ने अपने फ़ोन से डॉक्टर मेहरा का निजी मोबाइल नंबर हासिल किया। उनकी सहेली क्लिनिक में काम करती थी। मैंने एक अनजान नंबर से उन्हें संदेश भेजा, आपकी परवाह करने वाली कोई। जैसा कि अंजलि ने अनुमान लगाया था, डॉक्टर मेहरा ने तुरंत जवाब दिया, कौन है आप? हमने कुछ संदेश आगे पीछे किए और आखिरकार मैंने अपनी पहचान बताई। मैं सविता हूँ, आपकी वही मरीज जिसका इलाज आपने किया था। सविता, उनका जवाब आया, मैं तो बस आपके बारे में ही सोच रहा था। पिछले कई दिनों से मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही आप। सच में, मैंने लिखा। मेरा दिल धक धक करने लगा था। हाँ, जब मुझे पता चला कि आपके पति आपको वह खुशी नहीं दे पा रहे जो आपका अधिकार है, तब से मैं बेचैन हूँ। उनका संदेश पढ़कर मुझे समझ में आया कि डॉक्टर मेहरा की सब और पेशेवर छवि के पीछे एक पूरी तरह अलग व्यक्तित्व छिपा है। अब मैं समझ गई थी कि सुनील में क्या कमी थी और दुनिया में कितने अलग अलग प्रकार के पुरुष हैं। डॉक्टर मेहरा ने मुझसे मिलने की इच्छा जताई। मैंने उन्हें अपनी एक शर्त बताई, हम सिर्फ क्लिनिक में ही मिलेंगे। चेकअप के बहाने। मैं एक विवाहित महिला थी और मैं अपनी प्रतिष्ठा जोखिम में नहीं डाल सकती थी। अगले दिन मैं फिर से चेकअप के बहाने क्लिनिक गई। इस बार मैंने जानबूझकर सबसे आखिर में अपना नंबर लिया, जब तक कि सभी मरीज चले गए और शाम हो गई थी। मुझे पता था कि डॉक्टर मेहरा की नर्स भी आखिरी चेकअप से पहले ही अपने बच्चों के पास जाने के लिए क्लिनिक छोड़ देती थी। जब मैं एकमात्र मरीज बची तो डॉक्टर मेहरा ने क्लिनिक का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बेसब्री से उस क्षण का इंतज़ार कर रही थी। कैसा महसूस कर रही है आप? उन्होंने अपने चश्मे को उतारते हुए पूछा। डॉक्टर साहब, सच कहूँ तो अभी भी थोड़ा सा दर्द महसूस होता है। मैंने झूठ बोला, क्योंकि वास्तव में मुझे कोई दर्द नहीं था। मैं केवल वह अनुभव फिर से महसूस करना चाहती थी। जब डॉक्टर मेहरा ने मुझे जांचना शुरू किया तो उनका स्पर्श पिछली बार से अलग था, अधिक आत्मीय, अधिक धीमा। मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाई और मेरे मुंह से एक छोटी सी सिसकारी निकल गई। मैंने उनकी उत्तेजना भी महसूस की। वे भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। पेशेवर डॉक्टर से वे अचानक एक पुरुष बन गए थे, एक ऐसा पुरुष जो वह सब कुछ जानता था जो सुनील कभी नहीं समझ पाया था। जल्द ही चिकित्सीय जांच भूल गई और एक नई यात्रा शुरू हुई, एक ऐसी यात्रा जिससे मैंने केवल अपनी कल्पनाओं में ही महसूस किया था। डॉक्टर मेहरा ने मुझे वह सब दिया जो मैंने कभी अनुभव नहीं किया था, सम्मान, देखभाल, धीरज और पूर्ण संतुष्टि। जब
सब कुछ खत्म हुआ। मैं एक नई महिला की तरह महसूस कर रही थी। मैंने तय कर लिया कि मैं अब हमेशा डॉक्टर मेहरा के पास जाऊंगी और मैंने मानसिक रूप से सुनील से दूरी बना ली। अंजलि मेरी सलाहकार बनी रही। हर बार वह मुझे नए नए सुझाव देती। यह नया परफ्यूम आजमाओ, यह लिंजरी पहनो, अपने बालों को इस तरह बनाओ, और मैं उसकी हर सलाह का पालन करती। हर बार किसी न किसी स्वास्थ्य समस्या का बहाना बनाकर दिन के अंत में डॉक्टर मेहरा के क्लिनिक में मिलने चली जाती। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मेरा नाम नीलिमा है। बचपन में ही मेरे माता पिता का देहांत हो गया था। मेरे पास इस दुनिया में कोई नहीं था और तभी हमारे पड़ोस में रहने वाले एक अंकल ने मुझे सहारा दिया। उन्होंने मुझे अपने घर में रख लिया और मुझे अपनी बेटी की तरह पाला पोसा। जब मैं बड़ी हुई तो मैं उनके सारे कामों में मदद करने लगी। उनका एक बड़ा और खूबसूरत घर था, लेकिन उसमें सिर्फ वही अकेले रहते थे। मैंने कभी उनसे नहीं पूछा कि उनके परिवार वाले कहाँ हैं। उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था और हमेशा मेरा पूरा ख्याल रखा। वे मुझे कपड़े, पैसे और सभी ज़रूरत की चीज़ें देते थे। इस घर में मेरे अलावा 2 नौकर भी थे और मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। इस घर में एक स्टोर रूम था जिसमें किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। अंकल ने मुझसे खास तौर पर कहा था कि मैं उस कमरे की तरफ ना जाऊं। वह स्टोर रूम ऊपर वाले पर था। मैं अक्सर सोचती थी कि उस कमरे में ऐसा क्या है जो अंकल ने मुझे वहां जाने से मना कर रखा है। एक बार मैंने उनसे ऊपर की सफाई करने की इजाज़त मांगी तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम ऊपर की सफाई कर लो, लेकिन स्टोर रूम की तरफ मत जाना। उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि मैं ऊपर वाले फ्लोर पर ना जाऊं। मैंने उनसे कभी नहीं पूछा कि आखिर वे मुझे उस कमरे में जाने से क्यों रोक रहे हैं। मुझे यह बात समझ में आती थी कि उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था और उनका मुझ पर बहुत भरोसा था। मैं उनका यह भरोसा तोड़ना नहीं चाहती थी। इस घर में मुझे किसी बात की कमी नहीं थी। मैं अपनी मर्जी से खा पी सकती थी और अपने मन के हिसाब से काम कर सकती थी। मैंने अंकल को कई बार ऊपर वाले फ्लोर से आते हुए देखा था। शायद वे उसी कमरे में जाते थे। कुछ दिन बाद अंकल को शहर से बाहर कुछ काम के लिए जाना पड़ा। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और पूरे घर की चाबियां देकर कहा, तुम्हें पूरे घर का अच्छे से ध्यान रखना है और हाँ, ऊपर वाले फ्लोर पर सफाई के लिए भी मत जाना। चूँकि अंकल मुझे बचपन से जानते थे, इसलिए उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा था। यही वजह थी कि उन्होंने पूरे घर की चाबियां मुझे सौंप दी थी। मैंने उनसे कहा कि आप चिंता ना करें, मैं सब कुछ अच्छे से देखूंगी। अब मैं घर में अकेली थी और मुझ हर चीज़ की आज़ादी थी। अंकल के जाने के बाद मेरे मन में बार बार यह ख्याल आ रहा था कि आखिर स्टोर रूम में ऐसा क्या है जो अंकल मुझे वहां जाने से रोकते हैं। मेरे पास पूरे घर की चाबी थी, जिसमें ऊपर के स्टोर रूम की भी चाबी शामिल थी। मैंने सोचा कि शायद स्टोर रूम में अंकल की कुछ यादें हों जिन्हें वो किसी के साथ साझा नहीं करना चाहते। हो सकता है कि वहाँ उनका कोई कीमती सामान हो, लेकिन फिर मैं खुद को रोक लेती थी कि अगर अंकल को मेरी इस हरकत का पता चल गया तो उन्हें बहुत दुख होगा। वे तो मुझे इस घर से निकाल भी सकते हैं और उसके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं था। इस विचार से मैं डर जाती थी। अंकल के जाने के 1 हफ्ते बाद मैं सोच रही थी कि क्यों ना ऊपर वाले फ्लोर की सफाई कर लूं। इससे मेरा समय भी बीत जाएगा और सफाई भी हो जाएगा। मैंने जब ऊपर सफाई करने के लिए जाना शुरू किया तो फिर से मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं स्टोर रूम खोलकर देखती हूँ कि उसमें क्या है। इस बार मैंने बिना देरी किए चाबी उठाई और स्टोर का ताला खोलने की कोशिश की। मैंने डरते डरते स्टोर रूम में कुछ कदम आगे बढ़ाए। जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मुझे कभी भी यह अंदाजा नहीं था कि उस स्टोर रूम में ऐसा कुछ हो सकता है। जल्दी से मैं दरवाज़ा बंद करके भागते हुए नीचे आ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और पूरे शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कमरे में ऐसा कुछ होगा। मैं हमेशा यही सोचती थी कि स्टोर रूम में अंकल की कुछ पुरानी यादें होंगी या उनका कोई कीमती सामान होगा जो वे किसी को नहीं दिखाना चाहते। लेकिन जो मैंने वहां देखा वह तो मेरी कल्पना से भी परे था।
डर के मारे मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैं घर में अकेली थी और कुछ देर तक सोफे पर बैठकर समझने की कोशिश करती रही कि आखिर मैंने क्या देखा। कुछ समय बाद मैंने खुद को थोड़ा संभाला, पानी पिया और यह सोचने लगी कि अगर अंकल को इस बारे में पता चला तो शायद वह मुझे इस घर से निकाल देंगे। लेकिन मैं इस रहस्य को जानने की बेचैनी से भी चुप नहीं रह पा रही थी। मैंने सोचा कि अब मुझे अंकल के बारे में पूरी सच्चाई जाननी चाहिए। आखिर वे कौन हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। मैंने मन ही मन ठान लिया था कि अंकल के कमरे में जाकर वहाँ कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश करूँगी जो इस रहस्य से पर्दा उठा सके। मैं धीरे धीरे उनके कमरे में गई और हर चीज़ की तलाशी लेने लगी। सौभाग्य से उनकी किसी भी दराज में ताला नहीं लगा था, शायद इसलिए क्योंकि अंकल को मुझ पर पूरा भरोसा था। लेकिन आज मैंने उनका भरोसा तोड़ दिया था और इसका अफसोस भी था। फिर भी मैं यह जानने के लिए बेचैन थी कि जो मैंने ऊपर देखा उसका असली मतलब क्या है। मैंने हमेशा यही सोचा था कि अंकल अकेले क्यों रहते हैं और उनका परिवार कहाँ है, लेकिन कभी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं की। तलाशी के दौरान मुझे उनकी अलमारी में कुछ पुरानी फ़ोटो और एक डायरी मिली। मैंने वह डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैंने डायरी पढ़ी मेरी हालत और ख़राब हो गई। अब तक मैं अंकल को बहुत रहमदिल और अच्छे इंसान मानती थी, लेकिन डायरी में लिखी कुछ बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद वे वैसे नहीं हैं जैसा मैंने समझा था। डायरी में सब कुछ स्पष्ट नहीं था, लेकिन कुछ बातें थी जो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही थी। साथ ही कुछ पुरानी तस्वीरें भी मिली। उसमें एक तस्वीर में अंकल के माता पिता थे और उनकी गोद में एक बच्चा था जो शायद अंकल ही थे। इससे मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो हुआ, लेकिन पूरा सच अब भी अधूरा था। मैंने सब कुछ वैसा ही रख दिया जैसा पहले था, ताकि अंकल को यह शक ना हो कि मैंने उनके कमरे की तलाशी ली है या स्टोर रूम में झांका है। अब मुझे अंकल से डर लगने लगा था। बचपन से मैं इस घर में अकेली अंकल के साथ ही रही थी, लेकिन आज जो मैंने देखा उसके बाद उसके प्रति मेरा भरोसा डगमगा गया था। मैं बहुत घबराई हुई थी कि अगर अंकल को इस बात का पता चला तो वे मेरे साथ क्या करेंगे। अंकल के वापस आने का समय हो रहा था और मैं अंदर से बहुत डर गई थी। जब वे घर आए तो मैं जल्दी से उनके लिए खाना बनाकर ले आई और अपने कमरे में चली गई। मन में यही डर था कि अगर अंकल को पता चल गया तो ना जाने वो मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। कहीं वे मुझे जान से ही ना मार दें। मैं अपने कमरे में आराम करने की कोशिश कर रही थी, तभी मेरा फ़ोन बजा। डरते हुए जब मैंने फ़ोन उठाया तो अंकल की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया। यह सुनकर तो मेरा दिल जैसे धक धक करने लगा। मुझे लगा कि शायद अंकल को सब पता चल गया है, लेकिन जब उन्होंने कहा सर्दी बहुत है, मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना दो, तो मुझे राहत मिली। मैंने जल्दी से कॉफ़ी बनाई और उनके कमरे में भिजवा दी। अंकल ने मुझे फिर से अपने कमरे में बुलाया और अपने पास बैठाकर पूछा, क्या तुमने मेरे जाने के बाद मेरे कमरे की तलाशी ली थी? उनकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने सोचने लगी, उन्हें कैसे पता चल गया? मैं चुपचाप सिर झुकाकर बैठी रही और अंकल फिर से बोले, आखिर ऐसा क्या चाहिए था तुम्हें मेरे कमरे से जो तुमने मेरी गैर मौजूदगी में वहाँ तलाशी लेनी शुरू कर दी? क्या मैंने तुम्हारा ध्यान रखने में कोई कमी छोड़ दी थी? अंकल बहुत आराम से बात कर रहे थे, लेकिन मुझे उनका जवाब देते नहीं बन रहा था। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? जैसे ही मैंने अपने कमरे में कदम रखा मुझे समझ आ गया कि किसी ने यहाँ तलाशी ली है। बताओ, आखिर तुम क्या ढूंढ रही थी? हर सामान को उलट पुलट कर दिया। मैंने सोचा मैंने तो सब कुछ ठीक से रखा था, फिर अंकल को कैसे पता चला? फिर अंकल ने बताया, मैं अपने सारे सामान को बहुत अच्छी तरह से सहेज कर रखता हूँ। मुझे किसी भी चीज़ का इधर उधर होना बिल्कुल पसंद नहीं है। शायद जल्दी में तुम सामान ठीक से नहीं रख पाई थी, इसलिए मुझे पता चल गया। अंकल बहुत गुस्से में थे, लेकिन फिर भी नरमी से बात कर रहे थे। वो लगातार मुझसे सवाल कर रहे थे और आखिरकार मुझसे सच नहीं छुपा पाया। मैंने बताया, मैं ऊपर की सफाई कर रही थी, तभी मेरी नज़र स्टोर रूम पर पड़ी। मैंने अपना शक दूर करने के लिए स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला और जो देखा उससे मेरी जान सूख गई। मुझे सच्चाई जानने के लिए आपके कमरे की तलाशी लेनी पड़ी। मुझे लगा शायद कुछ सुराग मिल जाए।
जिससे पूरा सच पता चले, लेकिन मुझे आपके कमरे में बस एक डायरी और कुछ पुरानी तस्वीरें मिली, जिन्हें देखकर मैं उलझन में पड़ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आपने ऐसा क्यों किया। क्या कोई व्यक्ति किसी के साथ ऐसा कर सकता है? मैं आपको हमेशा नेक और अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन अब मैं संयस में थी। मुझे लगा कि सच जानना मेरे लिए ज़रूरी है और इसी वजह से मैंने यह कदम उठाया। मेरी बातें सुनने के बाद अंकल ने गुस्से के बजाय मुस्कुराकर मुझे देखा और कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हें सही और गलत का फ़र्क पता है। अगर तुम्हें सच जानना था तो तुम मुझसे सीधे पूछ सकती थी। तुम्हें मेरे कमरे में इस तरह से तलाश करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। खैर, अब मैं तुम्हें सारा सच बताता हूँ। अंकल ने बोलना शुरू किया। जब मैं 4 साल का था तब मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति थे जिन्होंने मेरे पिताजी के जाने के बाद मेरा बहुत ख्याल रखा। उन्होंने मेरी माँ से शादी का प्रस्ताव रखा और मेरी माँ ने यह सोचकर उनकी बात मान ली कि वह मेरा ख्याल रखेंगे और मेरे पिता का बड़ा कारोबार भी संभाल सकेंगे। शादी के बाद वे सच में मेरा बहुत ख्याल रखते थे। वे मुझे स्कूल छोड़ने और लेने जाते थे, मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ध्यान रखते थे। माँ भी उनके साथ खुश थी, लेकिन यह खुशी ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाई। शादी के 1 साल बाद ही मेरी माँ का हार्ट अटैक से देहांत हो गया। मेरे पिता ने अपनी मृत्यु से पहले अपनी वसीयत बनाई थी, जिसमें सब कुछ मेरे नाम पर था, लेकिन मुझे यह सब तब मिलना था जब मैं 18 साल का होता। माँ की संपत्ति का थोड़ा हिस्सा उन्होंने अपने दूसरे पति के नाम कर दिया था। अब जब तक मैं 18 साल का नहीं होता तब तक जायदाद की देखभाल का जिम्मा मेरे सौतेले पिता का था। माँ के देहांत के बाद ही उनका बर्ताव बदलने लगा। उन्होंने मेरा स्कूल बंद करवा दिया और मुझे एक कमरे में बंद करके रखते। खाने पीने के लिए भी बहुत कम चीज़ें देते और मुझे भूखा रखते। जब मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती तब वे मुझे थोड़ा सा खाना और पानी देते। मेरे सौतेले पिता ने सारे वफादार नौकरों को भी निकाल दिया और अपने जैसे लालची लोगों को रख लिया। वे घर पर रोज़ पार्टियां करते और मेरे पिता की मेहनत की कमाई को उड़ाते। उन्होंने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया। जब मैं कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता तो वे और उनके नौकर मुझे मारते। एक दिन जब मैं भागने की कोशिश की तो उनके एक नौकर ने मुझे देख लिया और जाकर उन्हें बता दिया। उसके बाद वह व्यक्ति मुझ पर और भी अधिक सख्ती करने लगा। उसने मुझे कमरे में बंद ही नहीं किया बल्कि मुझे रस्सियों से बांध कर रखा। मेरी जिंदगी कठिन होती जा रही थी। एक दिन उसने मुझे बताया कि मेरी माँ की मौत स्वाभाविक नहीं थी। उसने किसी प्रकार की दवा दी थी जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई और वह मुझे छोड़कर चली गई। मेरे सौतेले पिता ने मुझे बताया कि उसने यह सब कुछ मेरे पिता की संपत्ति पाने के लिए किया था। वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि मेरी माँ उससे शादी कर ले। इसके बाद वह हमें रास्ते से हटाकर सारी जायदाद खुद लेना चाहता था, लेकिन जब माँ के गुजरने के बाद पता चला कि सारी संपत्ति मेरे नाम पर है तो उसने एक नई योजना बनाई। उसने मुझे एक तय उम्र तक जिंदा रखा, क्योंकि उस उम्र से पहले मेरे साथ कुछ होता तो संपत्ति ट्रस्ट के पास चली जाती। इस कारण वह मेरे साथ कठोर व्यवहार करता ताकि मैं मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाऊं। मैंने घर के नौकरों से कई बार मदद मांगी, लेकिन कोई भी मेरी बात नहीं सुनता। सब मेरा मजाक उड़ाते थे और मुझे पागल समझते थे। कई साल तक मैंने ऐसा ही जीवन बिताया जहां मुझे केवल इतना ही भोजन पानी दिया जाता कि मैं जीवित रह सकूं। एक दिन एक नया नौकर मुझे खाना देने आया। उसने मुझे पूछा कि मैं कौन हूँ और इस हाल में क्यों हूँ। मैंने उसे अपनी कहानी बताई और उसे मेरे हालत पर बहुत दुख हुआ। उसने मुझे ढांस बंधाया और कहा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। एक दिन जब मेरे सौतेले पिता शहर से बाहर गए हुए थे, उस नौकर की मदद से मैं वहाँ से भागने में सफल हो गया। वह मुझे अपने गांव ले गया और मुझे अपने घर में शरण दी। जब मैं 18 साल का हो गया तो अपने पिता के वकील से मिला। वह मेरे पिता के अच्छे दोस्त थे। उन्होंने मुझे देखकर बहुत खुशी जताई और पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने संपत्ति वापस पाने में मेरी मदद की। जब मेरे सौतेले पिता को इस बारे में पता चला तो उन्होंने माफ़ी मांगने का दिखावा किया।
मैंने सबके सामने उन्हें माफ़ कर दिया और अपने घर लौट आया, परंतु मेरे दिल में उनके प्रति नफ़रत खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने मेरे साथ जो भी किया उसके लिए मेरे मन में बहुत आक्रोश था। उनका लालच ही मेरे लिए बचपन में दुख का कारण बना। मेरे लिए उन्होंने जो किया उसका हिसाब देना ज़रूरी था। मेरे पास उनके बुरे कर्मों का कोई ठोस सबूत नहीं था, परंतु मैंने निर्णय लिया कि मैं उन्हें सुधारने का मौका दूँगा। मैंने उन्हें उनकी गलतियों का एहसास कराने के लिए कुछ समय अकेले रहने दिया, ताकि वे अपनी गलतियों पर विचार कर सकें। जब तक उन्हें अपनी गलतियों का आभास होता, मैं अपने जीवन को नए सिरे से जीने के लिए आगे बढ़ गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली कहानी का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।